ऋतु एक इतिहासकार है, इसलिए इस बात की पुष्टि करने की सबसे ज्यादा संभावना उसी की है। अनगिनत खजाने हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम बड़े भाई ईशान की लड़ाई में मदद करना चाहते हो। वाह! संजय यह दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं पाया और निराशा में डेक पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे पता था कि जब भी ईशान आसपास होता है, मुसीबत आना तय है। बस एक बात की वजह से मिस नैना लालच के चंगुल में फंस गई थीं। क्या अब वे उसकी आंखों में सुनहरी चमक नहीं देख पा रहे थे? इस वक्त कौन उसके रास्ते में आने की हिम्मत करेगा? बहरहाल नैनाहंस ऐसे ही कितने प्यारे हैं। कुछ देर सिसकने के बाद संजी का मन फिर भटक गया। उसका चेहरा मोह से भर गया। जब ललित और अन्य लोग ऋतु और नैना के पीछे पीछे इस आकाश द्वीप पर ऐतिहासिक अवशेषों की खोज में निकले तो ईशान बेल के स्थान पर पहुंच गया। जब ईशान उसके सामने काफी करीब से खड़ा हुआ, तभी उसे इस अद्भुत पौधे की असली विशालता का एहसास हुआ। बेल ने अपनी विशालता से कल्पना को भी झुठलाते हुए सभी उम्मीदों को पार कर दिया। कोई नहीं जानता था कि यह बेल कब उगी थी या कितने समय से अस्तित्व में थी, लेकिन बेल पर मौजूद धब्बेदार निशानों से ईशान को पता चल गया था कि यह निश्चित रूप से एक प्राचीन पौधा है जिसका इतिहास बहुत लंबा है। ईयान के ज्ञान के अनुसार ऐसी घटना केवल इस आकाश द्वीप पर ही मौजूद थी, जो गोपनीयता और विस्मयकारी आश्चर्य से घिरा हुआ था। कुछ देर तक बेल को देखने के बाद ईशान ने एक काले अजगर को बुलाया और उसे निगल लिया, फिर अपने ज्वाला के पंख फैलाए और बेल के साथ ऊपर की ओर उड़ गया। ईयान के बढ़ते नैन आकार के साथ उसके चमकते काले पंखों के साथ उड़ान का समय भी लंबा होता जा रहा था। अब वह इस उड़ान अवस्था को आधे घंटे तक बनाए रख सकता था, जो बेल के शीर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा होना चाहिए था। हालांकि जब वह बेल के मध्य भाग तक पहुंचा तो उसने अचानक ऊपर से कई वस्तुएं उतरती हुई देखीं। ईशान रुका और ध्यान से देखने लगा तो पाया कि वे वास्तव में गिरते हुए पत्ते थे। ये पत्ते बिल्कुल भी साधारण पत्ते नहीं थे। हर एक का आकार एक मेज जितना था और ईशान को और भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इन विशाल हरे पत्तों के नीचे लोग भी थे। ईशान देख सकता था कि वे लोग बेल के पत्तों को दोनों सिरों से पकड़े हुए थे, उन्हें जकड़े हुए थे और पत्तों को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्हें ऊपर बादलों से धीरे धीरे नीचे उतार रहे थे। पत्तों को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग आकाश द्वीप के निवासी लग रहे थे, जबकि कुछ नीले समुद्र के भी। वे सभी फटे पुराने जख्मों से लदे हुए थे, लेकिन दांत पीसते हुए इन पत्तों को पकड़े हुए नीचे उतर रहे थे। ईशान को तुरंत समझ आ गया। ये लोग शायद एनेल के जहाज निर्माण से बचकर भागे हुए गुलाम थे। ऐसा लग रहा था कि एनेल वास्तव में आर्क का उपयोग करने का इरादा रखता था। जब ईशान ने इन लोगों को देखा तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी उसे आकाश में उड़ते हुए देखा। वे हक्के बक्के होकर ईशान को देखते रहे, उसके पीछे जलती हुई काली लपटों को देखते रहे। अचानक किसी को एकाएक सूझ गई और उसे द्वीप पर घूम रहे शब्द याद आ गए। फिर वह चिल्लाया, काले पंख! देवताओं का दुश्मन! वह देवताओं का कट्टर दुश्मन है। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण था। सिद्धांततः देवताओं को मानवता द्वारा पूजनीय माना जाता था, फिर भी ईयान के काले पंखों से एक अंधेरे का आभामंडल निकलता था जो किसी राक्षस जैसा लगता था। हालांकि इस दुनिया में ये तथाकथित देवता सद्गुणों से कोसों दूर प्रतीत होते थे। एनेल और दिव्य ड्रैगन इसके आदर्श उदाहरण थे। इसलिए ईयान के पंखों को देखकर लोग उसे एक रक्षक के रूप में देखने लगे। ये शब्द बोलते ही जो लोग इस किंवदंती से परिचित थे, उन्हें भी यह याद आ गया।
उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे ईशान से चिल्लाए, कृपया भगवान के शत्रु, कृपया हमें बचाएं। एनेल आर्क को सक्रिय करने वाला है। वह पूरे द्वीप को नष्ट करने का इरादा रखता है। सच तो यह है कि आकाश द्वीप के निवासी एनेल के मूल के बारे में जानते थे। आखिरकार वह उनमें से एक होने के बावजूद एक बाहरी व्यक्ति था। उसके 4 दिव्य पुजारियों के पंख द्वीप के देवदूत निवासियों के पंखों से काफी अलग थे। जब एनेल ने गन फॉल को उखाड़ फेंका और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में उसके मूल के बारे में जिज्ञासा पैदा हो गई। जब उन्हें पता चला कि एनेल ने एंजेल द्वीप आने से पहले अपनी जन्मभूमि बिरका को नष्ट कर दिया था, तो वे भयभीत हो गए। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि को नष्ट करने में सक्षम है, वह निस्संदेह एंजेल द्वीप को भी नष्ट करने में कोई दया नहीं दिखाएगा। खासकर उन भागे हुए गुलामों के लिए जो एनेल के संपर्क में आए थे, यह सच्चाई और भी स्पष्ट हो गई। कोई भी मरना नहीं चाहता था और कोई भी अपनी मातृभूमि को नष्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए भले ही देवताओं के दुश्मन होने के दावे के पीछे ठोस सबूत न हो, फिर भी वे ईयान को देखते ही उसकी मदद की गुहार लगाए बिना नहीं रह सके। ईशान हवा में तैर रहा था और एक के बाद एक थके हुए गुलामों को गुजरते देख रहा था, जिनमें से प्रत्येक हताश होकर उससे गुहार लगा रहा था। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर ईशान के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं रहा था। उसके पंखों की लपटें अचानक तेज हो गईं, उनका तापमान बढ़ गया। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ वह फिर से तेजी से बेल के शीर्ष की ओर बढ़ गया। मिन्नतें करती भीड़ देखती रही कि उसका रूप दूर जा रहा है, और हालांकि ईशान ने एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी जिस दिशा में वह जा रहा था, उससे वे उसके इरादे समझ गए। उसी क्षण उनके भीतर आशा की एक किरण जगी। अब वे बस यही चाहते थे कि जल्दी से जमीन पर पहुंचें, जल्द से जल्द एंजेल द्वीप लौटें और यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे अपने प्रियजनों, अपने साथी द्वीपवासियों के साथ साझा करें। जैसे ही ईशान बेल के शीर्ष के पास पहुंचा, हवा में एक जबरदस्त झटका गूंज उठा। ऊपर बादल कांपने लगे और बेल में भी एक हल्का कंपन दौड़ गया। ईशान समझ गया कि यह आर्क्स प्रोक्लेमेशन के सक्रिय होने का संकेत है। बिना किसी हिचकिचाहट के ईशान बादलों के बीच में उतर गया। बादलों से बाहर निकलते ही ईशान ने वह महल देखा जहां एनेल रहता था। महल के पीछे एक विशाल सुनहरा जहाज पहले से ही गतिमान था। यह जहाज एनेल्स आर्क था। उस समय इसके किनारों और पिछले हिस्से के प्रोपेलर लगातार घूम रहे थे। हालांकि चूंकि जहाज अभी अभी बनकर तैयार हुआ था और अभी तक किसी परीक्षण से नहीं गुजरा था, इसलिए यह जमीन में ही धंसा रहा। प्रोपेलर घूमने के बावजूद जहाज ने तुरंत उड़ान नहीं भरी। हालांकि आर्क के शीर्ष पर एक चिमनी से आर्क के सक्रिय होते ही काले बादलों की एक निरंतर धारा आकाश में उमड़ पड़ी। ईशान महसूस कर सकता था कि उन काले बादलों के भीतर उसका अपना कुछ निरंतर उत्पन्न हो रहा था, गरज और बिजली की शक्ति। ये काले बादल आर्क द्वारा निर्मित गरजने वाले बादल थे। आसमान में उमड़ते गरजते बादलों की बढ़ती संख्या और द्वीप के ऊपर के वायु क्षेत्र को अंधेरा करते देख ईशान की भौहें तन गईं। वह दौड़कर देखना चाहता था कि क्या वह आग को नष्ट कर सकता है। फिर भी जैसे ही वह संदूक के पास पहुंचा, बिजली की एक चमक ने एनेल के ऊपरी आधे शरीर को रोशन कर दिया, जो संदूक के सामने से निकला। जहाज का केबिन ठोस सोने से बना था, जो एक उत्कृष्ट सुचालक था। बिजली के रूप में एनेल इस सुनहरे ढांचे के भीतर छिपा हुआ था, जिससे वह ईशान से इस तरह बातचीत कर सकता था। तो तुम पहुंच गए, लेकिन जहाज पहले ही सक्रिय हो चुका है और तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। मुझे पता है तुम उड़ सकते हो, लेकिन बताओ, तुम्हारे पंख तुम्हें कितनी देर तक हवा में रख सकते हैं?
अगर तुम अपना पैर फिसला तो क्या होगा? क्या तुम इतनी ऊंचाई से नीले सागर की जमीन पर वापस उड़ सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि अगर तुम अपना पैर फिसला दोगे तो क्या तुम इतनी ऊंचाई से वापस सतह पर आ पाओगे? एनेल ने घमंड से कहा। अगर तुम ऐसा कर भी पाओ तो तुम्हारे साथियों का क्या? मुझे पता है कि तुम इस स्काई आइलैंड पर अकेले नहीं आए हो। ईशान अच्छी तरह जानता था कि जब वे आकाश द्वीप के स्वर्ग द्वार में दाखिल हुए थे तो आकाश द्वीप की एक बुजुर्ग महिला ने एनेल को उसके समूह के बारे में पहले ही बता दिया था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एनेल को पता था कि ईशान के साथी भी हैं। इसलिए ईशान ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं। जब तक मैं तुम्हें हरा दूं और तुम्हारा यह जहाज नष्ट कर दूं तब तक सब ठीक रहेगा, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, एनेल ने कहा, और जब तक मैं तुम्हें रोक पाऊंगा तुम्हें भगवान की अवज्ञा करने का अंजाम समझ आ जाएगा। बहुत हो गई बातें। ईशान ने जोर से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे भींच लिया। एक काले ड्रैगन का आकार तुरंत उसके हाथ पर उभर आया। फिर ईशान ने अपना दाहिना हाथ सीधे एनेल्स आर्क मैक्सिम की ओर बढ़ाया और काले ड्रैगन की लहरों का एक जोरदार प्रहार किया। ईशान इसे बहुत साफ समझ गया। आर्क मैक्सिम एनेल्स की शक्ति का उपयोग करता प्रतीत हो रहा था, जिसका अर्थ था कि जहाज बिजली को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वह जहाज के विरुद्ध बिजली का प्रयोग नहीं कर सकता था। हालांकि चूंकि जहाज ज्यादातर सोने से बना था, इसलिए आग उसकी स्वाभाविक दुश्मन बन गई। काले ड्रैगन की लहर का उच्च तापमान उसे पिघलाकर सुनहरे तरल के एक कुंड में बदलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ईशान ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि जैसे ही उसकी काली ड्रैगन लहर संदूक की ओर बढ़ी, एनेल ने भी उसके पीछे अपना थंडर ड्रम बजाया। 60 मिलियन वोल्ट थंडर ड्रैगन। यान की काले ड्रैगन वाली लहर का सामना करते हुए एनेल ने अप्रत्याशित रूप से वही चाल चली। एक सफेद और काला ड्रैगन हवा में आजादी से नाचते हुए टकरा गया। जैसे ही थंडर ड्रैगन टिमटिमाती बिजली की रोशनी में बदल गया, हवा में चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। इसी तरह यान की काली ड्रैगन लहर काले आग के टुकड़ों में बिखरकर हवा में गायब हो गई। ईशान यह दृश्य देखकर थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि यह आग है, तुम्हारा काला ड्रैगन ऊर्जा के एक पुंज से ज्यादा कुछ नहीं है। एनेल जोर से हंसा। जहां तक मेरी बात है, मुझे इसे बेअसर करने के लिए बस उतनी ही ऊर्जा लगानी होगी। लाइटनिंग ड्रैगन और इयान की भयावह ब्लैक ड्रैगन वेव के बीच संघर्ष के बाद एनेल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उनका मानना था कि उन्हें ईशान का मुकाबला करने का रास्ता मिल गया है। फिर भी इयान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने ताना मारते हुए कहा, क्या ऐसा है? तो फिर चलो एक और कोशिश करते हैं। इन शब्दों के साथ ईशान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और एक और काले ड्रैगन का पैटर्न उसकी बाह पर उभरा और उसे आर्क की दिशा में छोड़ दिया। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ वैसा ही रहेगा, एनेल ने घमंड से दहाड़ते हुए कहा। 60 मिलियन वोल्ट थंडर ड्रैगन। उग्र वज्र ड्रैगन एक बार फिर थंडर गॉड ड्रम से बाहर निकला और उग्र ड्रैगन का सामना किया। हालांकि टक्कर के समय कुछ भयानक हुआ जिसने एनेल को चौंका दिया। उसका थंडर ड्रैगन इयान की ब्लैक ड्रैगन वेव से टकराकर गायब हो गया, जबकि इयान की ब्लैक ड्रैगन वेव का आकार केवल छोटा होकर आर्क की ओर बढ़ गया। एनेल ने अपनी अनुभवजन्य समझ के आधार पर एक घातक गलती की। उसकी थंडरक्लैप फल क्षमता में वोल्टेज के आधार पर अलग अलग ऊर्जा रूप थे, जबकि इयान की ब्लैक ड्रैगन वेव का केवल एक ही रूप था,
लेकिन उसमें ऐसी ऊर्जा थी जिसे ईशान अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकता था। हालांकि दोनों ही ब्लैक ड्रैगन वेव थे, लेकिन पहले वाली वेव का नेन मान केवल एक बुनियादी था, जबकि इस बाद वाली ब्लैक ड्रैगन वेव की नेन शक्ति दोगुनी थी। स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। नेन के परिश्रम की तीव्रता ने तरंगों की शक्ति और अवधि को निर्धारित किया, जिससे यह एक दुर्जेय शक्ति बन गई। उम्मीद के मुताबिक ब्लैक ड्रैगन वेव को बेअसर करने में नाकाम रहने पर एनेल स्तब्ध रह गया। उसे अच्छी तरह पता था कि तेज लपटें उसके आर्क को कितना नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसने सीधे अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 200 मिलियन वोल्ट। अमृत। बिजली की गर्जना के देवता। एनेल का शरीर, जो प्रचंड गरजती रोशनी से बना था, एक क्रोधित वज्र देवता की विशाल आकृति प्रकट कर रहा था। फिर एनेल ने अपनी हथेली खोली और इयान की काली ड्रैगन तरंग पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह नष्ट हो गई। हालांकि इससे पहले कि एनेल अपनी सांस संभाल पाता, उसने अचानक ईशान को हवा में उड़ते हुए देखा। उसके पूरे शरीर पर बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। एनेल एकदम से दंग रह गया। उसे अच्छी तरह पता था कि ईशान बिजली को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ईशान इस समय बिजली की शक्ति का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। उसका आर्क मैक्सिम, जो उसकी शैतानी फल क्षमता को और निखारने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था, एक सुनहरे कक्ष के साथ बनाया गया था, क्योंकि सोना एक उत्कृष्ट संवाहक के रूप में काम करता था, जिससे वह आर्क को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी विद्युत धाराओं को प्रवाहित कर सकता था। अगर ईशान उससे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से ज्वाला की शक्ति पर निर्भर रहता, तो एनेल के लिए यह मुश्किल होता। हालांकि अगर ईशान अब आर्क पर बिजली से हमला करने का इरादा रखता, तो वह बहुत बड़ी गलती करता। जब इयान की बिजली आर्क पर गिरती, तो न केवल यह व्यर्थ होता, बल्कि यह आर्क को समय से पहले ही चार्ज कर सकता था और उसे आकाश में उछाल सकता था। जैसे ही एनेल को यह एहसास हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह शांत रहा और चुपचाप इयान की हरकतें देखता रहा। हालांकि जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। इयान के शरीर में दौड़ रही बिजली की धाराएं आर्क से नहीं टकराईं, बल्कि जमीन की ओर बढ़ गईं। इयान के हाथों और पैरों से निकलने वाली विद्युत धाराएं जमीन पर टकराने पर चटकने लगीं और एक हल्की सी सिहरन पैदा हुई। तभी एनेल ने जमीन से धूल के कणों का एक बड़ा ढेर उठते देखा। ईशान इतना मूर्ख नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि आर्क मैक्सिम पर विद्युत धाराएं कोई असर नहीं डाल सकती। उसने इस समय अपनी बिजली इसलिए छोड़ी क्योंकि उसका इरादा आर्क पर एक विनाशकारी सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप छोड़ने का था। हवा में तैरते धूल के कणों में वास्तव में लौह तत्व की एक महत्वपूर्ण मात्रा मौजूद थी। इस स्काई आइलैंड पर कदम रखते ही ईशान ने एक अनोखा अवलोकन किया था। एंजेल आइलैंड की जमीन पारंपरिक मिट्टी से नहीं, बल्कि विशिष्ट तत्वों का एक अनूठा मिश्रण थी। बादलों की भाप, वायुमंडलीय धूल और न्यूनतम विविधता का मिश्रण। दूसरे शब्दों में, एंजेल द्वीप की जमीन में वास्तविक मिट्टी नहीं थी और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण धातु तत्व का अभाव था। यहाँ धात्विक तत्वों का मुख्यतः लौह कणों से तात्पर्य था। ध्यान से देखने पर एंजेल द्वीप पर किसी भी प्रकार का इस्पात या लौह उत्पाद अनुपस्थित पाया गया। अधिक से अधिक वहां लौह बादल नामक एक ठोस बादल की परत थी, लेकिन वह वास्तविक इस्पात नहीं था। धातु तत्वों की उपस्थिति के बिना यान की विद्युत चुंबकीय शक्तियां स्वाभाविक रूप से किसी भी लौह कण को आकर्षित नहीं कर सकती थीं। हालांकि जिस महल के नीचे एनेल खड़ा था, उसके नीचे की जमीन अलग थी। यह स्काइपिया के पूर्व स्वर्ण नगरी शांडोरा का एक हिस्सा था, जो स्वर्ग में चला गया था। यह जमीन असली धरती थी। यहाँ की मिट्टी असली थी,
जिससे ईशान पृथ्वी की परतों से लौहरेत के कणों को आसानी से सोख लेता था। जैसे जैसे ये कण ईयान के हाथ में एकत्रित होकर एक गोले के रूप में जमते गए, उसने विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया। धीरे धीरे बढ़ते तापमान के कारण लौहयुक्त कण पिघल गए। अविश्वास से आंखें फाड़े एनेल अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देख रहा था। वह इस तमाशे से भली भांति परिचित था। यह थंडर मेटलर्जी थी, एक ऐसी तकनीक जिस पर एनेल खुद भी माहिर था और जिस पर उसे गर्व था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ईशान भी इसे जानता होगा। उसके सामने इसका प्रदर्शन करना तो दूर की बात है। वह क्या करने की योजना बना रहा है? एनेल ईयान के इरादों को समझ नहीं सका और केवल अचंभित होकर देखता रह गया। अब अपने हाथ में गोलाकार प्रक्षेप्य लेकर ईशान उसकी रचना का आनंद ले रहा था। उसका आकार कबूतर के अंडे के बराबर था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन वेव की ज्वाला शक्ति भयानक थी, लेकिन वह अजेय नहीं थी। ज्वालाएं बिजली से मौलिक रूप से भिन्न थीं। ब्लैक ड्रैगन वेव अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रही थी, जिससे एनेल को दूसरा थंडरस हमला करने और उसे निष्क्रिय करने का पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि रेलगन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इतनी नजदीकी में एनेल के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं होगा। जैसे ही बिजली के तेज चाप ईयान की बाह पर संकेंद्रित वृत्तों में प्रवाहित हुए, हवा में चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। उसने प्रक्षेप्य को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़कर एनेल की स्थिति पर निशाना साधा। ईशान ने पहले भी रेलगन के साथ प्रयोग किया था और सीखा था कि प्रक्षेप्य को बहुत बड़ा बनाने से उसकी प्रक्षेपण क्षमता में बाधा आती है, हालांकि इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन प्रक्षेप्य का यह आकार पर्याप्त होगा। जैसे ही एनेल ने ईयान का हाथ अपनी ओर इशारा करते देखा, उसे एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। उसने जल्दी से अपनी शक्ति फिर से इकट्ठा की, 200 मिलियन वोल्ट के थंडर गॉड को बुलाया और ईशान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि ठीक इसी समय ईशान ने कार्रवाई की। बूम! रेलगन के फटते ही एक प्रचंड तूफान ने आसपास के बादलों और धुंध को बहा ले गया। एक बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ ईशान द्वारा दागा गया प्रक्षेप्य सीधे एनेल्स थंडर गॉड की हथेली से टकराया और वह सीधे आर पार हो गया। ऊर्जा ने ऊर्जा का सामना किया, पदार्थ ने पदार्थ का सामना किया। एनेल की बिजली ईयान की काली ड्रैगन तरंग को बेअसर कर सकती थी, लेकिन इस छोटे से प्रक्षेप्य के सामने वह शक्तिहीन थी। लोहा एक चालक होने के कारण प्रक्षेप्य में निहित शक्तिशाली बिजली का कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। उच्च वोल्टेज और उससे उत्पन्न विद्युत ताप के बावजूद कम समय में प्रक्षेप्य पिघल नहीं पाया। इतनी निकटता और उच्च वेग के कारण प्रक्षेप्य आर्क के जहाज के केबिन से टकरा गया। धमाका! जैसे ही प्रक्षेप्य आर्क के केबिन से टकराया, एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी। छोटे से प्रक्षेप्य में मौजूद अपार ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे जहाज की सतह पर एक बड़ा सा छेद हो गया। यह छेद लगभग 1 मीटर व्यास का था और पूरे केबिन में घुस गया था। मेरा आर्क! एनेल ने तड़प कर कहा, आर्क पर धुआं उठता हुआ गड्ढा देखकर। वह स्तब्ध खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। आर्क पर लगे कई प्रोपेलर रुक गए और चटकने जैसी आवाजें आने लगीं। जाहिर है, यान की विद्युत चुंबकीय तोप ने आंतरिक मशीनरी को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे प्रोपेलर काम करना बंद कर चुके थे। यह देखकर ईशान को पता चल गया कि उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और अब आर्क कभी भी दोबारा उड़ान नहीं भर पाएगा। इस तरह के हवाई जहाज दुर्लभ थे। कम से कम ईशान ने नीले सागर में जो देखा था, उसके हिसाब से तो आम तौर पर वह इसे युद्ध की एक मूल्यवान लूट मानता था जिसे वह अपने लिए ले सकता था। हालांकि आर्क और एनेल की संयुक्त क्षमताओं से उत्पन्न खतरे को देखते हुए
ईशान ने सोचा कि इसे अभी के लिए निष्क्रिय कर देना ही बेहतर है। लेकिन उसी समय एनेल, जो आर्क के लिए शोक मना रहा था, अचानक ठिठक गया और आसमान की ओर देखने लगा। ईशान ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और खुद को वैसा ही करने से रोक नहीं पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आकाश में काले बादल लगातार फैलते जा रहे थे तथा एक समय साफ रहने वाले आकाश के एक बड़े क्षेत्र को ढक चुके थे। अरे नहीं! इयान का दिल धड़क उठा जब उसने अपनी नजरें आर्क के ऊपर लगी चिमनी की ओर झुकाईं। चिमनी से आसमान में बादल और धुंध लगातार निकल रही थी। इयान की विद्युत चुंबकीय तोप ने जहाज के पतवार में प्रवेश कर लिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने केवल उड़ान प्रणालियों को बाधित किया था तथा गरजते बादलों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार प्रणाली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग मेरे साथ है। एनेल अपनी खुशी रोक नहीं पाया, अपनी बाहें फैलाकर आकाश की ओर चिल्लाया। एनेल खिलखिलाकर हंसा, जबकि ईशान ने जल्दी से एक और गोली बनाई और आर्क की ओर दाग दी। उसे आर्क के डिजाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह यह नहीं जान सकता था कि गरजते बादल पैदा करने वाला उपकरण कहाँ स्थित है। वह या तो अपनी किस्मत आजमा सकता था या फिर पूरे आर्क को नष्ट कर सकता था। हालांकि एनेल को भी स्थिति का एहसास था। हालांकि उसे इयान की विद्युत चुंबकीय तोप की क्षमता के बारे में ठीक से पता नहीं था, फिर भी वह समझ गया कि यह एक ज्यादा शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास वास्तव में इसका मुकाबला करने का एक तरीका था। ईशान को गोली को संघनित करते देख एनेल ने अपना हाथ सुनहरे केबिन पर रखा और अपनी बिजली धातुकर्म क्षमता का इस्तेमाल करके जहाज से सोने का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। फिर उसने उसे पिघलाकर एक बेहद ठोस ढाल में बदल दिया। जब ईशान ने अपनी सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप से दूसरी गोली चलाई तो ढाल ने उसे सीधे ईशान के निशाने की दिशा में रोक दिया, जिससे हमला प्रभावी रूप से रुक गया। हालांकि रेलगन ने सोने की ढाल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, यहाँ तक कि एनेल के शरीर को भी भेद दिया था, फिर भी वह, जो एक तात्विक रूप में परिवर्तित हो गया था, सुरक्षित रहा। इसके अलावा सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप की शक्ति अवरुद्ध होने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी और जहाज के पतवार को भेदे बिना केवल पिछले केबिन में एक छेद कर पाई। इस घटनाक्रम का सामना करते हुए ईशान के पास खुद ही स्थिति संभालने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने आग के पंख फड़फड़ाते हुए वह आर्क की ओर बढ़ा, जिससे एनेल का ध्यान उसकी ओर गया। एनेल इयान की इस दुस्साहसता से अचंभित रह गया और उसने पाया कि ईशान, जो अभी अभी केबिन की छत पर उतरा था, उसकी ओर देख रहा है। उतरते ही ईशान ने अपना सेनबोन जाकुरा निकाला और जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे तलवार की एक जबरदस्त आभा निकली जिसने पूरे आर्क को सीधे दो भागों में विभाजित कर दिया। उसने चिमनी वाली जगह को सीधी रेखा में काटा और इस बार आखिरकार काम हो गया। चिमनी को चीरने के बाद चारों ओर छा रहे काले बादल आखिरकार थम गए। धिक्कार है! केबिन की सुनहरी दीवार से छूटते हुए एनेल ने गाली दी। वह तुरंत ईशान के पीछे टेलीपोर्ट हो गया, हाथ में एक सुनहरी छड़ी लेकर इयान के सिर के पीछे की ओर दे मारी। उसका वर्तमान आक्रमण वास्तव में व्यर्थ था। गरजते बादलों का निर्माण पहले ही बंद हो चुका था और ईशान को उसकी लाठी का कोई वार नहीं मिल सकता था। ईशान ने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाकर एनेल के वार को चकमा दिया और तेजी से आगे बढ़कर एनेल की ओर अपनी तलवार तान दी। एनेल ने इयान के हमले का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वही बात फिर न दोहरा दी जाए जो पहले हुई थी, जब ईशान ने बिना किसी प्रयास के उसका हथियार तोड़कर उस पर वार किया था। इससे पहले उसकी सुनहरी छड़ी को बिजली धातुकर्म से फिर से बनाया गया था। अगर वही बात फिर से हुई तो वह सचमुच मूर्ख होगा।
आर्मामेंट हकी होने का यही फायदा है। जो लोग अपने हथियारों में आर्मामेंट हकी नहीं भर पाते, उनके लिए अपने विरोधियों के हथियारों को काटना आसान हो जाता है। एनेल की हिम्मत नहीं हुई कि टक्कर ले, उसके पास बस बच निकलने का ही विकल्प था। अपने शरीर को बिजली में बदलकर उसने बगल में टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। हालांकि उसी क्षण यान का खाली बायां हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ वह देखने में तो साधारण सा था, लेकिन कुछ असाधारण हुआ। टेलीपोर्टेशन के दौरान एनेल का पूरा शरीर अचानक जड़ हो गया, नियंत्रण खो बैठा और लड़खड़ाते हुए डेक पर गिर पड़ा, कई बार लुढ़का। लगभग घायल एनेल ने खुद को संभाला और हैरानी से ईशान को देखा। तुमने अभी अभी मेरे साथ क्या किया? सच तो यह है कि ईशान भी इस नतीजे से हैरान था। उसका यह कदम बस एक सहज विचार था। अगर तथाकथित बिजली के झटके बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या वह बिजली के साक्षात अवतार एनेल जैसे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता था? यह अचानक आया विचार ही था जिसके कारण ईशान ने आवेग में आकर कार्य किया। और अप्रत्याशित रूप से यह काम कर गया। एनेल्स के टेलीपोर्टेशन के एक पल के दौरान उसका पूरा शरीर निस्संदेह एक तात्विक अवस्था में था। उस क्षण वह बिजली के एक मानवीय रूप से ज्यादा कुछ नहीं था, जो इयान के नियंत्रण में था। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह सिर्फ एक झटका था और इससे अधिक कुछ नहीं, तो इसका कारण यह था कि एनेल्स के शरीर के भीतर की शक्ति इयान के हाथ में पकड़े जाने के बाद अब उसके नियंत्रण में नहीं थी, जिसके कारण वह अपनी मौलिक अवस्था से वापस अपने सामान्य रूप में आ गया और इयान के नियंत्रण से मुक्त हो गया। जब ईशान को ये एहसास हुआ तो वो जोर से हंस पड़ा। ये बहुत अप्रत्याशित था, सचमुच बहुत अप्रत्याशित। ऐसा लग रहा था कि वह एनेल का सच्चा स्वाभाविक शत्रु और प्रतिशोधक था। दरअसल हालांकि दोनों में बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करने की क्षमता थी, फिर भी ईशान एनेल जितनी महारत हासिल नहीं कर सका और अपनी इच्छा से बिजली में बदल जाता था। बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करते समय इयान का शरीर उसका अपना ही बना रहा, जो एनेल से कमतर प्रतीत होता था। हालांकि विडंबना यह है कि इसी कमतर दिखने वाले अंतर ने ईशान को वह कर दिखाया जो एनेल भी नहीं कर सका। इधर आओ, ईशान चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ एक बार फिर एनेल की ओर बढ़ाया। इयान की हरकत देखकर एनेल का दिल तेजी से धड़कने लगा और सहज ही उसने बिजली में तब्दील होकर टेलीपोर्ट होने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसका शरीर अपनी मूल अवस्था में पहुंचा, वह इयान के हाथ से निकल रही एक अकथनीय शक्ति की ओर खिंचा चला गया और अनायास ही इयान के स्थान की ओर तेजी से बढ़ने लगा। एनेल को यह एहसास ही नहीं था कि जब तक वह अपनी मूल अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक वह सुरक्षित था। यह भाग्य का एक विडंबनापूर्ण मोड़ था कि वज्र के सार को मूर्त रूप देने की उसकी कोशिश उल्टी पड़ गई। इयान की तकनीक, जो टीच के डार्क वाटर की याद दिलाती थी, ने एनेल के रंबल फल की कच्ची शक्ति को ही निशाना बनाया, जिससे वह बच निकलने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। इस मामले में एनेल वाकई बदकिस्मत था। अगर उसके पास बर्फ या आग जैसी कोई और प्राकृतिक क्षमता होती तो वह ठीक रहता। ईशान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन बदकिस्मती से वह बिजली का इस्तेमाल करता था। अगर एनेल को यह पता होता तो शायद वह शर्मिंदगी से भर जाता। इयान के हाथ में शक्ति के नियंत्रण में रहते हुए एनेल ने जितना अधिक बिजली में बदलने और भागने की कोशिश की, उतना ही वह उसमें खींचा गया। इससे पहले कि उसे संघर्ष करने का मौका मिलता, वह पहले से ही उसके सामने ईशान द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ईशान ने अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बिना किसी और विनम्रता के उसकी हथेली पर लगे हकी ने सीधे एनेल के शरीर को जकड़ लिया, जिससे वह छूट नहीं पाया। फिर ईशान ने उसकी गर्दन भींची
और उसे नीचे डेक की ओर धकेल दिया। इस टक्कर से एनेल का पूरा चेहरा चकनाचूर हो गया। डेक के संपर्क में आते ही उसका चेहरा एक तत्व में बदल गया, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसकी गर्दन हकी से बंधी हुई थी और वह बच नहीं सका। अरे तुम तो बहुत होशियार हो। हालांकि ईशान ने उसकी तारीफ की, फिर भी उसने अचानक अपना बायां हाथ उठाया और एनेल के मुंह पर मुक्का मार दिया। यह दूसरी बार था जब ईशान ने एनेल को मुक्का मारा था। हकी की शक्ति ने उसकी तात्विक अवस्था को निष्प्रभावी कर दिया और उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। एनेल, जिसकी नाक पर मुक्का मारा गया था, दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगभग बहने लगे थे। उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। ईशान को इतना करीब देखकर उसने जल्दी से दोनों हाथों से इयान की बाहें पकड़ लीं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर एक शक्तिशाली बिजली का झटका छोड़ा। हालांकि वह भूल गया कि ईशान इससे पूरी तरह अछूता था। चाहे बिजली का करंट कितना भी तेज क्यों न हो, ईशान पर इसका कोई असर नहीं होगा जब तक कि वह मिकोटो मिसाका का कार्ड न बदल दे। कार्ड ने उसे बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान की थी। इसलिए जब एनेल ने इयान की कलाई पकड़कर बिजली का करंट छोड़ा तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ईशान द्वारा एनेल की गर्दन को मजबूती से पकड़े जाने के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके कारण उसने अवचेतन रूप से ईशान की ओर विद्युत निर्वहन जारी करना जारी रखा, भले ही वे अप्रभावी थे। विद्युत डिस्चार्ज, यह वाक्यांश थोड़ा विचारोत्तेजक लगता है। शुरू में तो ईशान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एनेल बिजली छोड़ सकता था जबकि ईशान मुक्कों से वार करता रहता था। लेकिन उसी समय ईशान को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी नेन शक्ति तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पिछली लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं थी, ईशान ने पहले ही अपनी नेन शक्ति काफी खर्च कर दी थी। फिर भी जिस तेजी से उसकी नेन शक्ति वापस आ रही थी, वह उसकी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा लग रही थी। क्या हो रहा था? ईशान चौंक गया जब उसने एनेल्स के हाथों की तरफ देखा जो उसकी कलाई पकड़े हुए थे। अचानक उसके मन में एक बेचैन करने वाला विचार आया। अरे यार, क्या मैंने गलती से पावर बैंक पकड़ लिया? आखिर हो क्या रहा है? ईशान थोड़ा हैरान हुआ। पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस समय एनेल की विद्युत धारा इयान के शरीर में प्रवाहित हो रही थी, मानो कोई चार्जिंग प्रक्रिया चल रही हो। ईशान को आभास हो रहा था कि एनेल द्वारा छोड़ी गई विद्युत ऊर्जा उसके शरीर से गुजरते समय नष्ट नहीं हो रही थी, बल्कि अनजाने में अवशोषित हो रही थी। इसी समय उनकी नेन शक्ति बढ़ रही थी। इससे ईशान को थंडरस्टोन की याद आ गई, क्योंकि वह उसमें निहित विद्युत ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था। हालांकि इस तरह का अवशोषण केवल उसकी रेलगन की ऊर्जा खपत की भरपाई के लिए ही था और इसे नेन फीडबैक में नहीं बदला जा सकता था। अन्यथा ईशान अपने साथ शक्ति भंडार के रूप में ढेर सारे थंडरस्टोन लेकर चल रहा होता। लेकिन अब एनेल द्वारा छोड़ी गई विद्युत ऊर्जा थंडरस्टोन से कुछ अलग थी। अंतर यह था कि इससे इयान की नेन शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती थी। यही बात ईशान को हैरान कर रही थी। सिस्टम, आखिर हो क्या रहा है? ईशान अपने मन में सिस्टम से पूछे बिना नहीं रह सका। एक ही मूल वाली शक्तिशाली ऊर्जा एक बार अवशोषित होने के बाद संपीड़ित और परिवर्तित हो जाएगी, सिस्टम ने संक्षेप में उत्तर दिया। ईशान तुरंत समझ गया और एनेल की तरफ देखे बिना नहीं रह सका, जो उसके हाथों में था। इसमें कोई शक नहीं था कि एनेल द्वारा छोड़ी गई विद्युत ऊर्जा थंडरस्टोन में मौजूद ऊर्जा से कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई और थंडरस्टोन्स इसे हासिल नहीं कर पाए। इसके अलावा ईशान ने अचानक सोचा,
अगर उतनी ही शक्तिशाली ज्वाला शक्ति होती तो क्या वह उसे भी अवशोषित और परिवर्तित कर पाता? अगर ऐसा होता तो क्या आरव उनका निजी डीजल बैंक नहीं बन सकता था? इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य की लड़ाइयों में यदि उसकी नेन खपत अधिक हुई तो वह आरव से कह सकता था, अरे आरव, मुझे प्रज्वलित करो। या शायद कुछ और करिश्माई। जब ईशान इन विचारों में खोया हुआ था तो सिस्टम ने उसके विचारों को समझ लिया और कहा, हे प्रभु, ध्यान दें कि आत्मसात ऊर्जा में एक ही सार होना चाहिए। ईशान एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसे समझ आया। सिस्टम के शब्दों का मतलब था कि ऐस की लपटें और उसकी लपटें एक ही मूल की नहीं थीं। गहराई से सोचने पर बात समझ में आई। अब ईशान जिन दो प्रकार की अग्नियों को नियंत्रित कर सकता था वे थीं ईशान यागामी की बैंगनी ज्वाला और ही की दानव लोक अग्नि। दोनों ही असाधारण ज्वालाएं थीं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थीं। हालांकि आरव के पास ज्वाला फल की शक्ति थी, फिर भी उसकी ज्वालाएं साधारण प्रकृति की थीं। हालांकि उसके प्रशिक्षण के दौरान वे सफेद हो गई थीं। अंततः वे इयान की ज्वालाओं से अलग थीं। दुर्भाग्यवश आरव उसका पावर बैंक नहीं बन सका। दूसरी ओर एनेल एक अच्छा उम्मीदवार लग रहा था। ईशान जिस विद्युत शक्ति को नियंत्रित कर सकता था वह भी साधारण बिजली थी जिसमें कोई विशेष गुण नहीं थे। एनेल की बिजली भी वैसी ही थी। अपने भव्य प्रदर्शन के बावजूद वह साधारण बिजली ही रही। शक्ति के मामले में ईशान और एनेल दोनों में समान क्षमताएं थीं, जिससे ईशान अपनी बिजली को नियंत्रित कर सकता था और एनेल के तात्विक शरीर को भी नियंत्रित कर सकता था। जब ईशान सिस्टम से संवाद कर रहा था तब एनेल को आखिरकार एहसास हुआ कि वह ईशान के सामने बिल्कुल शक्तिहीन है। वह इतने लंबे समय से बिजली छोड़ रहा था, फिर भी ईशान बेपरवाह था। हताश होकर एनेल के पास बिजली का हमला रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस पल एनेल बहुत निराश हो गया। गोरो गोरो नो मी, रंबल रंबल फल खाने और शैतानी फल की शक्तियां प्राप्त करने के बाद से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। उसे हराना तो दूर की बात थी। धीरे धीरे वह खुद को अजेय मानने लगा था। हालांकि इतने लंबे समय तक किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना न करने के बाद एक मुकाबले में ही वह पूरी तरह से पराजित हो गए। केवल एनेल ही अपनी गहरी निराशा को सही मायने में समझ सकता था। ईशान के सामने उसकी सारी क्षमताएं बेकार साबित हुईं। भले ही उसने पहले ईशान से मुकाबला करने के लिए अपनी गति के लाभ पर भरोसा किया था, अब वह लाभ भी खो चुका था। इयान की अजीब शक्ति ने एनेल को पूरी तरह से उसके नियंत्रण में कर दिया था। एनेल को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि ईशान ने उसे शारीरिक रूप से भी जकड़ लिया था। अपनी गर्दन पर इयान की लोहे जैसी पकड़ को तोड़ने की पूरी कोशिश करने के बावजूद एनेल इतनी ताकत नहीं जुटा पाया कि छूट सके। हालांकि इयान की ताकत सर्वोच्च स्तर की नहीं थी, फिर भी वह एनेल से कहीं ज्यादा थी। हालांकि एनेल के पास प्रभावशाली शारीरिक कौशल थे, लेकिन ये कौशल उसकी गति की नींव पर बने थे जो उसे उसके फलों से मिली थी। दूसरे शब्दों में वह फुर्तीला था, बिल्कुल ईशान की तरह। जहां तक विशुद्ध ताकत की बात है, एनेल ने इसके विकास के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया था। मूलतः कई डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं के साथ ऐसा ही होता था। वे अक्सर अपनी फल क्षमताओं का प्रशिक्षण लेते थे और अपने फलों की विशेषताओं के आधार पर खुद को विकसित करते थे। एनेल खुद को अजेय बनाने के लिए अपने फल की शक्ति पर निर्भर था। उसने जानबूझकर अपनी शक्ति विशेषता का प्रशिक्षण लेने के बारे में कैसे सोचा होगा। हर पहलू में ईशान ने एनेल को परास्त कर दिया, इसलिए एनेल के लिए उसका सामना करना सचमुच दुर्व्यवहार की मांग करने जैसा था। इस समय एनेल को देवताओं के शत्रु की भविष्यवाणी याद आ गई। यही विचार अंततः ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका बन गया।